आज आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा इसके बारे में बताएंगे। माना जाता है कि अर्थशास्त्र में परिभाषाओं को लेके कभी भी अर्थशास्त्री एक मत नहीं रहे हैं। मानते हैं कि यदि 6 अर्थशास्त्री एकत्र हों तो 7 परिभाषाएं निकल के आती, 7 एकत्र हों तो 8 परिभाषाएं निकल के आ जाती हैं। यानी जितने विचारक होते हैं उतने ही परिभाषाएं आ जाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम अर्थशास्त्र में आर्थिक विचारों के विकास क्रम को एक समूह के रूप में रखें तो 5 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रतिष्ठित विचारक हैं जिन्होंने धन संबंधी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें एडम स्मिथ हैं, जेबी से हैं, जेम्स मिल हैं। दूसरी आती है मार्शल की कल्याणवादी विचारधारा, जिसमें उनके अनुयायी हैं, पिगू हैं, कैनन है। तीसरी है रॉबिन्स की परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, चुनाव संबंधी परिभाषा, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के बीच चयन की परिभाषा। चौथा है प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा, जो कि हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनका है आवश्यकता विहीनता की परिभाषा, इच्छाओं के लोभ की परिभाषा। और 5वीं है सैमुअल्सन की विकास संबंधी परिभाषा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि धन संबंधी परिभाषाएं क्या हैं। हमारे प्रतिष्ठित संप्रदाय के संस्थापक और अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको कहते हैं एडम स्मिथ, उन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी है। एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ की पुस्तक जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने साफ लिखा है, परिभाषित किया है अर्थशास्त्र को कि अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। यानी इसके अंतर्गत हम उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि समाज में धन को बढ़ाती हैं, धन की उत्पादकता में वृद्धि करती हैं, और उनके समर्थक भी इसी परिभाषा का अनुसरण करते हैं। जेबी से, जो कि फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वॉकर, जो कि अमेरिकी अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है। जेएस मिल ने कहा राज्य अर्थव्यवस्था के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह धन की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति और वितरण के नियमों की शिक्षा देते हैं या उनके विषय में अनुसंधान करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी परिभाषाएं अर्थशास्त्र की आई हैं, उन्होंने धन संबंधी क्रियाओं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इसलिए इस वर्ग को हम धन संबंधी परिभाषाओं के वर्ग में रखते हैं। इनके अनुसार अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले है कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना, यानी इन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो है वो स्वहित की भावना से प्रेरित होकर के कार्य करता है और उसकी सारी क्रियाएं केवल धन कमाने के उद्देश्य को पूर्ण करती हैं और इसी धारणा के लिए वो कार्य करता है। जैसे कोई महिला जब घर में खाना बनाती है तो वो उसको उन्होंने आर्थिक क्रिया नहीं माना है, लेकिन जब वो बाहर होटल में या कहीं और पैसे लेकर के खाना बनाती है तो वही क्रिया चूँकि धन कमा रही है इसलिए आर्थिक क्रिया बन जाती है। इस तरह से उन्होंने अपने स्वहित को पूरा करने वाली, अपने कल्याण को पूरा करने वाली क्रिया को ही, यानी जिससे केवल और केवल धनार्जन हो रहा हो, वो अर्थशास्त्र के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत यह भी मान लिया गया है कि राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है। यानी व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो राष्ट्र अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये प्रेरित कर रहे हैं कि व्यक्ति को धनार्जन बड़ी मात्रा में करना चाहिए। तीसरी चीज है धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मान लिया है। यानी इन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो लक्ष्य माना है वो धन प्राप्ति माना है। कल्याण को इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया है कि सारी क्रियाएं धन संबंधी होनी चाहिए और धन पर ही इन्होंने केंद्रित कर ली है। चौथी चीज उन्होंने कही है कि सभी सुखों की प्राप्ति के लिए धन को प्रमुख साधन माना जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य जो है वो केवल कमाना, धनार्जन और आर्थिक क्रियाओं को संपादित करना ही रह जाता है। लेकिन कुछ आलोचक आए और उन्होंने, जिनमें मार्शल मुख्य रूप से हैं, उन्होंने कहा कि धन संबंधी क्रियाएं जो हैं वो अर्थशास्त्र का अगर विषय बन जाएंगी, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं
एक ऐसे मनुष्य का जन्म हो जाएगा जो कि शोषण को बढ़ावा देने वाला होगा। इनकी परिभाषाओं की आलोचनाओं में सबसे पहले इन्होंने भौतिकवाद की प्रधानता की है। इन्होंने क्या किया है कि धन कमाने तक अर्थशास्त्र को सीमित करने के कारण धन को भौतिकवादी बना लिया है। अर्थशास्त्र में केवल वही क्रियाएं शामिल की हैं जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करा रही हैं, जो भौतिकता की तरफ इशारा कर रही हैं, भौतिक क्रियाओं के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसमें इन्होंने मानव जीवन के लिए जो सेवाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा स्थान नहीं दिया, जैसे अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील की सेवाएं हैं, परंतु इन सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया है, जिससे अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो संकुचित हो गया, केवल धनार्जन तक सीमित रह गया है। कल्याणकारी सेवाएं इससे गायब हो गई हैं। दूसरी चीज, धन संग्रह को मुख्य स्थान दिया है। धन संग्रह के कारण इन्होंने मनुष्य के जीवन को केवल धन प्राप्ति तक सीमित कर दिया है और इसी के कारण जो व्यक्ति है वो धन के लिए है और धन व्यक्ति के लिए है। इस आधार पर इनकी परिभाषा बनी है वेल्थ फॉर मैन एंड मैन फॉर वेल्थ। और इस विचार के कारण इनकी परिभाषा की पूरे यूरोप में आलोचना हुई और ये कहा जाने लगा कि इससे शोषण बढ़ रहा है। इनके अर्थशास्त्र को लोगों ने कुबेर का अर्थशास्त्र, कुबेर की पूजा का शास्त्र, दुखदायी शास्त्र, रोटी मक्खन का शास्त्र, घृणित विज्ञान कह करके इसको नकार दिया। कहा इससे केवल और केवल शोषण बढ़ेगा, व्यक्ति का धन कमाने के कारण शोषण करेगा और अनैतिक और असामाजिक क्रियाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएंगी। आर्थिक मनुष्य की कल्पना, इसमें केवल उन्होंने आर्थिक मनुष्य, धनार्जन करने वाले मनुष्य को प्राथमिकता दी है। व्यक्ति के अंदर छिपे जो मानवीय गुण हैं, देश प्रेम की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, दया है, भ्रातृभाव है, ये सारी भावनाएं नगण्य हो गई हैं, छिप गई हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो वास्तविक मनुष्य है, जो धन पर केंद्रित है, उसी का अध्ययन होना चाहिए। धन का प्रयोग इन्होंने संक्षिप्त अर्थ में किया है। इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित कर दिया है क्योंकि उन्होंने एडम स्मिथ ने उन्हीं क्रियाओं को शामिल किया है जो धन को कमाने से संबंधित है, धनार्जन से संबंधित है। अर्थशास्त्र को इन्होंने धन संबंधी क्रियाओं में बांट दिया। इनका अर्थशास्त्र दो वर्गों में बंट जाता है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा अनार्थिक क्रिया। इन्होंने केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं किया, इसलिए इनका अर्थशास्त्र सीमित हो जाता है। इस आलोचना के कारण एक नई परिभाषा का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्शल एक ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने एडम स्मिथ के विचारों के उलट एक नई विचारधारा दी जो कि कल्याणवादी विचारधारा थी। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिसका प्रकाशन 1890 में हो गया था, उसमें उन्होंने कहा है कि धन को साध्य नहीं मानना चाहिए बल्कि धन साधन होता है। साध्य क्या है? मानव कल्याण। मार्शल ने कहा भी है कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। यानी कि वो धन किस काम का जो मनुष्य का कल्याण न कर सके, इसलिए सर्वोपरि कौन है? मनुष्य का कल्याण। अब कल्याण को प्राप्त कैसे किया जाए, उस साधन के रूप में इन्होंने धन का प्रयोग किया है। यानी धन साध्य न होकर के केवल साधन मात्र है और ऐसा साधन जो मनुष्य के कल्याण को प्राप्त कराने में सहायक होता है। मार्शल ने अपनी एक पुस्तक है इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार से संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य कैसे आय प्राप्त करता है, किस प्रकार से खर्च करता है। इस प्रकार वह एक और धन का अध्ययन, तो दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य के अध्ययन का भाग है। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य के अध्ययन को प्राथमिकता दी है, मनुष्य के अध्ययन को ऊपर रखा है और इसी के आधार पर उन्होंने भौतिक कल्याण को आगे बढ़ाया है। भौतिक कल्याण पर शब्द पर जोर देते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। यानी कल्याण शब्द इनकी परिभाषा में महत्वपूर्ण रूप में आया है। इनकी परिभाषा को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि उन्होंने मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया है।
इन्होंने कहा है कि मनुष्य के जीवन से संबंधित साधारण क्रियाकलाप जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक क्रियाओं का जो संबंध है वो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से है। इसलिए मनुष्य के जीवन में साधारण कार्य इन्हीं बातों से संबंधित होते हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि धन जो है वो मनुष्य के कल्याण को अधिक करने का साधन होता है। इसलिए धन का अध्ययन मनुष्य के कल्याण के अध्ययन के बाद आना चाहिए, क्योंकि वो साधन के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए, वो साध्य या लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि धन व्यक्ति के लिए होता है, न कि व्यक्ति धन के लिए। जब व्यक्ति धन के लिए हो जाता है तो शोषण को बढ़ावा मिलता है। वास्तविक और साधारण मनुष्य का अध्ययन, मार्शल ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर मनुष्य के जो साधारण कार्यों का अध्ययन किया है, इसके आधार पर अब मार्शल का मनुष्य अवास्तविक, कल्पित और अमूर्त प्राणी नहीं बनता है, और ना ही वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह एक आर्थिक मनुष्य बन जाता है जो केवल अपना हित देख रहा, दूसरे हित से उसे कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि मार्शल की परिभाषा के आधार पर मनुष्य वास्तविक, जीवित और साधारण मनुष्य है, जिसके अंदर अपने हित के साथ साथ दूसरे के हित को देखने की भी भावना है। वो सभी के कल्याण को लेते हुए धन का प्रयोग करता है। अगला इन्होंने कहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र मार्शल की परिभाषा से ही जन्म लेता है, क्योंकि इनकी परिभाषा को इसीलिए हम कल्याणकारी परिभाषा के रूप में मानते हैं कि इन्होंने अपनी परिभाषा में मनुष्य के कल्याण को सर्वोपरि माना, उसी को लक्ष्य और उद्देश्य माना है। इसलिए इनकी परिभाषा कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा बन गई है। व्यक्ति के सामाजिक कार्यों का अध्ययन किया है। मार्शल ने कहा है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के जो साधारण व्यापारिक कार्य हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। समाज से बाहर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे साधु महात्मा है, एकांतवासी है या काल्पनिक व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज पर कोई खास प्रभाव नहीं डालते हैं। यदि वो कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, उनका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे साधु महात्मा अगर तपस्या कर रहे हैं तो उसका समाज के उत्पादन कार्य से या समाज के विकास से कोई खास मतलब नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन इन्होंने अपनी परिभाषा में नहीं किया है। मार्शल अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों रूपों में मानते हैं। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र में हम प्रत्येक घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, इसलिए वह वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान बताता है कि क्या है, यानी कारण और परिणाम के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वही विज्ञान होता है। और मार्शल के आधार पर अर्थशास्त्र कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है, इसलिए वो विज्ञान है। और चूंकि क्रमबद्ध अध्ययन करता है आर्थिक घटनाओं का, इसलिए वो वास्तविक विज्ञान होता है। दूसरी तरफ वह भौतिक कल्याण को बढ़ाने वाला है, यानी इनकी आर्थिक क्रियाओं से व्यक्ति का भौतिक कल्याण आगे बढ़ता है, इसलिए वो आदर्श विज्ञान है। इन्होंने उसको कला भी माना है, क्योंकि मार्शल के आधार पर मानव कल्याण के आदर्श जो हैं वो व्यवहारिक आदर्श हैं, और वो व्यक्ति को अपने कल्याण को प्राप्त करने के चरमोत्कर्ष पर ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए वो तरीके बताते हैं जिससे कि अर्थशास्त्र कला के रूप में भी आ जाता है। इसलिए इनका अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इनकी परिभाषा की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि मानवीय क्रियाओं को साधारण और असाधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में बांटना गलत है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य जब कर रहा है वो उसके लिए साधारण होता है, जबकि दूसरे के लिए वो असाधारण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मानवीय क्रियाओं को वर्गों में बांटना सही नहीं है। दूसरी बात इनके आलोचकों ने कही है कि अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान भी ही नहीं अपितु मानव विज्ञान भी है। मार्शल के आधार पर हम समाज में रहने वाले जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनका अध्ययन करते हैं, समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करते, यानी केवल सामाजिक विज्ञान है। जबकि इनके आलोचक, जो इनके सबसे बड़े आलोचक है रॉबिन्स, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं और जो सिद्धांत हैं वो समाज में रहने वालों पर भी लागू होते हैं और समाज से बाहर रहने वाले लोगों पर भी लागू होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे समसीमांत उपयोगिता नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम है,
ये आप देखिए जो गृहस्थ जीवन में रह रहा उस पर भी लागू है, और जो गुफा में साधु सन्यासी या जो निर्जन टापू पे रह रहे हैं उन पर भी ये लागू होते हैं। क्योंकि जब आप लगातार किसी चीज़ का भोग करते हैं तो उपयोगिता हमेशा घटती जाती है। इसमें सामाजिक और असामाजिक जैसा कोई भी भेद नहीं है। तीसरी चीज़ है कि साधनों को भौतिक और अभौतिक वर्गों में बांटना भी सही नहीं है। मार्शल ने अपने मानव हित के कार्यों को इसमें शामिल किया है जिनका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके प्रयोग से है। यानी मानव हित किससे है? धन कमाने की प्राप्ति और उसके प्रयोग से है। तो इसमें केवल भौतिक साधन आ जाते हैं, अभौतिक साधनों को इन्होंने शामिल नहीं किया है। तो इनके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि मार्शल की जो धारणा है वो भौतिक और अभौतिक का भेद करती है, जबकि अर्थशास्त्र के नियम भौतिक और अभौतिक का भेद नहीं करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। चौथी बात है, आलोचकों ने कही है कल्याण की अनिश्चित धारणा। मार्शल ने कल्याण विशेष तौर पर भौतिक कल्याण को अपने अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु माना है, लेकिन इनके आलोचक रॉबिन्स ने लिखा है कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, इतना निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है। क्योंकि आलोचक कहते हैं कि युद्ध के समय में मानवीय कल्याण बढ़ने की अपेक्षा घटता है, फिर भी अर्थशास्त्र में युद्ध अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जब कोई युद्ध होता है तो किसी भी मानव के लिए हितकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी युद्ध लड़ा जाता है अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। तो इसके आधार पर भौतिक कल्याण पर अपने अर्थशास्त्र को केंद्रित कर देना गलत है। रॉबिन्स कहते हैं कि परिभाषा इनकी जो मार्शल की है वो वर्ग भेद को जन्म देती है कि अर्थशास्त्र में साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, भौतिक कल्याण के कार्य करने वाले व्यक्ति, इन्हीं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। बाकी जो असामाजिक हैं, जो असाधारण कार्य करते हैं, जो भौतिक कल्याण के कार्य नहीं करते, एकांतवासी हैं, उनका अध्ययन नहीं करते हैं। इस प्रकार से इनकी परिभाषा अवैज्ञानिक और तर्कहीन हो जाती है। यद्यपि मार्शल की परिभाषा का बहुत से लोगों ने समर्थन भी किया है, जैसे कैनन है, इन्होंने मार्शल की जैसी ही परिभाषा दी है, भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषा दी। इन्होंने कहा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन सामान्य कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव के भौतिक हित निर्भर करते हैं। यानी इन्होंने भौतिक हित को भौतिक कल्याण के साथ जोड़ करके मार्शल का समर्थन किया है। पीगू जो कि मार्शल के शिष्य हैं, प्रोफेसर पीगू ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा मार्शल की परिभाषा से मिलती जुलती अपने भौतिक कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए इनकी परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण का अध्ययन होता है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है। यानी इन्होंने भौतिक हित में आर्थिक हित को भी समाहित किया है। मार्शल ने पीगू की परिभाषा से आगे जाकर के भौतिक कल्याण में आर्थिक शब्द और जोड़ने का प्रयास किया कि भौतिक हित की अपेक्षा आर्थिक हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मार्शल के परिभाषा का समर्थन करते दिखते हैं। इनकी परिभाषा की विशेषताएं हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक कर दिया है। जहां मार्शल ने केवल भौतिक क्रियाओं को, भौतिक साधनों को शामिल किया था, और उनमें इन्होंने अभौतिक को भी शामिल कर दिया है और मुद्रा भी शामिल कर दी है कि वो भौतिक और अभौतिक सारी साधन, उन सभी क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है। इस प्रकार से पीगू के आधार पर अर्थशास्त्र में मुद्रा विहीन समाज का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मुद्रा को इन्होंने महत्वपूर्ण मान लिया है। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना है। पीगू ने कहा कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हमारी मनोवृत्ति एक दार्शनिक के समान नहीं है जो कि ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करता है, वरन जीव शास्त्री की मनोवृत्ति के समान है जो पीड़ाओं को दूर करने में सहायता के लिए ज्ञान प्राप्त कराता है। यानी इन्होंने वास्तविक विज्ञान से ज़्यादा आदर्श विज्ञान माना है। मार्शल ने उसको वास्तविक विज्ञान माना था अर्थशास्त्र को, और पीगू ने इसको आदर्श विज्ञान माना है। इनकी भी आलोचना हुई पीगू की परिभाषा में सबसे पहले द्रव्य विहीन समाज को महत्व न देना। इन्होंने धन रहित समाज को नकार दिया है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में धन होता है और धन संबंधी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इनकी परिभाषा
जो है वो साधु संन्यासियों समाज सेवियों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए मुद्रा का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। आर्थिक क्रियाओं की संकीर्ण परिभाषा। आलोचकों का कहना है कि हम साधनों को आर्थिक अनार्थिक दो भागों में भले बांट लें, लेकिन हितों को आर्थिक अनार्थिक वर्गों में नहीं बांटा जा सकता है। इसलिए आर्थिक और अनार्थिक हितों में जो भेद किया है वो समाज के लिए सही संदेश नहीं देता है। इसके पश्चात तीसरी परिभाषा दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, जो कि रॉबिन्स ने दी थी। रॉबिन्स की पुस्तक 1932 में आई थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने कहा था कि अभी तक भौतिक हितों को ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता रहा था, किंतु रॉबिन्स की परिभाषा के बारे में एलू मैसिफी ने लिखा है कि अभी तक भौतिक हितों को ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता रहा था, किंतु रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को नया गणितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हुए इसे पारस्परिक मूल्यों का विज्ञान या सीमित साधनों का शास्त्र बना दिया। इनकी परिभाषा में सीमित साधन शब्द का प्रयोग किया गया है। रॉबिन्स की परिभाषा क्या कहती है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनकी सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी दो चीजें हैं, सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधन। यानी कि साधन कैसे होते हैं? एक तो सीमित होते हैं और उनके अनेक एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही है असीमित। अर्थशास्त्र वह विज्ञान जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित यानी आवश्यकताओं और उनको पूरा करने वाले साधन सीमित और अनेक प्रयोगों वाले होते हैं और उनके परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इनकी परिभाषा में ये चीजें मुख्य रूप से शामिल है। इनकी परिभाषा किस पर आधारित है? सबसे पहला, आवश्यकताएं असीमित होती, अनंत होती हैं। आप एक पूरी करिए तुरंत दूसरी आ जाती है। आवश्यकताओं का समान महत्व न होना, समान महत्व की नहीं होती है कि अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना ही खाएंगे, पानी से नहीं पेट भर सकते हैं। तो आवश्यकताओं का जो महत्व है वो समान नहीं होता है। आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होता है, क्योंकि संसाधन जो होते हैं वो हमेशा से सीमित होते हैं। तो जितनी आवश्यकताएं जिस गति से बढ़ती हैं उस गति से साधन नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि आवश्यकताएं अनंत हो जाती हैं और साधन सीमित होते हैं, इसलिए चुनाव करना पड़ता है। चौथी चीज है वैकल्पिक प्रयोग। साधनों के कई प्रयोग होते हैं। जैसे आपके पास 50 रुपए है तो आपके पास कई विकल्प है। आप सेब और केला खा के भूख मिटा सकते हैं, आप पेन और पेंसिल लेकर के पढ़ सकते हैं, आप अपने लिए रुमाल ले सकते हैं। बहुत सारे विकल्प निकलते हैं। इसका मतलब है 50 रुपए के अनेकानेक प्रयोग हो सकते हैं। इसीलिए चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न प्रयोग होते हैं। तो इनके में सबसे पहले की आवश्यकताएं अनंत होती हैं। यानी जैसे ही एक आवश्यकता पूरी करते हैं दूसरी आवश्यकता आती है। सबसे पहले हम साइकिल लेते हैं, फिर हमारी निगाह स्कूटर पे चली जाती है, स्कूटर ले लेते हैं। स्कूटर ले पाते फिर हमारी निगाह मोटरसाइकिल पे जाती है, मोटरसाइकिल ले लेते हैं। फिर हमारी गाड़ी पर चली जाती, 4 पहिए की गाड़ी आ जाती है। फिर हमको लगता है ये गाड़ी छोटी है और बड़ी गाड़ी आ जानी चाहिए, तो वो गाड़ी बदल के दूसरी ले लेते। यानी अनंत है, एक पूरी करते दूसरी हमारे सामने खड़ी हो जाती है और ये क्रम ताउम्र यानी पूरी जीवन पर्यंत यही क्रम चलता रहता है। एक समान नहीं होती, समान महत्व की नहीं होती हैं। तभी तो हम उनको क्रम में लगाते हैं कि जो अधिक तीव्र होती है उसको हम पहले क्रम पे रखते हैं और जो कम तीव्र होती है उसको हम द्वितीय क्रम पे रखते हैं। जैसे अगर हम भूख से मरे जा रहे हों तो सबसे पहले हम खाने का सामान खरीदेंगे और बाद में हम रजिस्टर और पेन खरीदेंगे। तो हमें एक क्रम बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले में क्या जरूरी वो पहले पूरा करना है। तो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करते हैं। साधन सीमित होते हैं। आवश्यकताएं जिस गति से बढ़ती उनको पूरा करने के लिए साधन हमेशा सीमित होते हैं। यानी जितनी हमारी मांग बढ़ती है उसकी तुलना में साधन सीमित होते हैं और इसी की वजह से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का चयन करता है और इसी के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम में आप देखते हैं कि एक प्रश्न के कई उत्तर होते हैं और किसी सही विकल्प को आपको चुनना पड़ता है। यही साधनों में होते हैं कि साधन चूंकि सीमित होते हैं लेकिन उनमें एक गुण और होता है कि इनके कई प्रयोग किए जाते हैं।
कई प्रयोग के कारण हमको चुनना पड़ता है कि हम किस प्रयोग को चुनें। जैसे आपने देखा कि दूध है, इसको पी भी सकते हैं, इसकी चाय भी बनाई जा सकती है, इसको दही के रूप में भी इसको जमाया जा सकता है। तो कई गुणों के कारण अब हमें देखना पड़ता है कि सर्वप्रथम हम किस आवश्यकता की पूर्ति हमें करनी चाहिए। तो इसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और वैकल्पिक प्रयोग के कारण हमारे सामने एक नई समस्या आती है, चुनाव की समस्या, जिसको कि रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या कहा है। और आर्थिक समस्या का अध्ययन क्यों किया जाता है या आर्थिक समस्या का जन्म क्यों होता है? क्योंकि सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं के कारण आर्थिक समस्या जन्म लेती है। रॉबिन्स कहते हैं, जब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय और साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं और महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के बीच में भेद किया जा सकता है, तब मानव व्यवहार निर्णय का रूप धारण कर लेता है, अर्थात उसका आर्थिक पहलू पैदा हो जाता है। इसका मतलब है, ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है? चुनाव संबंधी विज्ञान है। क्योंकि वो कहते हैं कोई भी अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, सभी में चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए इनका अर्थशास्त्र चुनाव संबंधी विज्ञान है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी विज्ञान है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव संबंधी विज्ञान है। इनकी परिभाषा की रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा को में कौन कौन सी इनकी परिभाषा की विशेषताएं हैं? सबसे पहला इनकी परिभाषा में अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है। इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में किया है, जिसके कारण उद्देश्य अनेक हैं और साधन सीमित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समस्या उत्पन्न होती है और वह समस्या आर्थिक हो जाती है और उसी आर्थिक समस्या का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके आधार पर अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है, क्योंकि अनंत आवश्यकताएं, सीमित साधनों का अंतर, फिर उसके बाद चुनाव करना यानी आर्थिक समस्या को समझना, चयन करना, इससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। रॉबिन्स ने अपनी संकुचित विचारधारा के स्थान पर सर्वव्यापी विचारधारा को प्रस्तुत किया, क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव की समस्या सर्वत्र है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे सभ्य हो, चाहे असभ्य हो, सभी में चुनाव की समस्या आती है, क्योंकि हर जगह पर प्रत्येक स्थान पर आवश्यकताएं अनंत गति के साथ बढ़ती हैं और संसाधन नहीं बढ़ते हैं, इसलिए चुनाव की समस्या प्रत्येक स्थान पर हमें दिखाई देती है। रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक कल्याण से मुक्त है। इनका जो रॉबिन्स ने जो अपनी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, उसमें भौतिकता और अभौतिकता का जो वर्गीकरण है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। प्रतिष्ठित विचारकों ने भौतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया था, भौतिक और अभौतिक क्रियाओं के बीच में वर्गीकरण किया था, पर रॉबिन्स ने इसको समाप्त करके केवल अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, जिसमें सभी प्रकार की क्रियाओं को शामिल कर लिया है। इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में माना है। रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र में व्हाट इज, क्या है, का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए, व्हाट और टू बी का अध्ययन नहीं किया जाता है। इनके आधार पर देखा जाए तो अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री दोनों उद्देश्यों के बीच तटस्थ या उदासीन रहते हैं। उन्हें उद्देश्यों की भलाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं होता है। मानव व्यवहार को उसी रूप में हम अध्ययन करते हैं जिस रूप में वह रहता है, यानी क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इस पर विचार नहीं करता है। इनके भी परिभाषा की कुछ कमियां रहीं। क्या कमियां रही हैं? कुछ आलोचकों ने इनकी परिभाषा की आलोचनाएं की हैं कि एक तो कहा कि आवश्यकता से अधिक इनका क्षेत्र व्यापक हो गया है, यानी इससे क्या होगा, एक अव्यवस्था सी आ गई है। इनके अर्थशास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि जब इनकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं तो लगभग सभी सामाजिक विषय आ जाते हैं और व्यापकता के कारण अर्थशास्त्र एक अव्यवस्थित विज्ञान बन गया है। उसमें तमाम सारे और सामाजिक विषय इसमें प्रवेश कर गए हैं। कल्याणवादी धारणा को उन्होंने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक में आर्थिक कल्याण, जो कि मार्शल के अनुसार बताया गया, आलोचना तो की है, लेकिन बाद में ये भी उस पर ही पहुंच गए हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि उपभोक्ता से सीमित साधनों व सीमित आवश्यकताओं के बीच ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे वो अधिकतम लाभ या अधिकतम कल्याण को प्राप्त
कर सकें। यानी बाद में जाकर के ये मार्शल की तरह कल्याण को ही महत्वपूर्ण मानने लगे थे। उद्देश्यों के बीच में तटस्थ होना, प्रोफेसर मार्शल का मानना है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच में तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध साधनों से है, उद्देश्य उसके क्षेत्र से बाहर है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। हमें उद्देश्यों की सही जानकारी नहीं होती है और ना ही हम उद्देश्यों का सही निर्धारण कर पाते हैं, जिससे सीमित साधनों का हम पूरी तरीके से उचित लाभ नहीं ले पाते हैं और उद्देश्यों के बीच में तटस्थता वाला दृष्टिकोण आ जाता है। चौथी बात है, साधन और साध्यों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं है। यानी कि जब इन्होंने बाद में जाकर के जब ये भौतिक कल्याण पर पहुंच जाते हैं और भौतिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए ये भौतिक क्रियाओं पर आ जाते हैं, तो साधन और साध्यों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यानी जब एक विद्यार्थी इंजीनियर बनकर के आय प्राप्त करता है तो उसकी जो आय है वो साधन बनकर के साधन बन जाती है। तो साधन और साध्य के बीच का जो भेद है वो इनका समाप्त हो गया है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना भी अनुचित है। इन्होंने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना है। ऐसे शास्त्र का कोई उपयोग नहीं रह जाता कि वो केवल क्या है बताए, क्या होना चाहिए का कोई उत्तर न दे। कि अगर कोई समस्या है, जब तक उसको हल करने का हमारे पास कोई शस्त्र नहीं होगा तब तक वो शास्त्र बेकार हो जाता है। तो अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान का आचरण भी हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि मूक दर्शक या तटस्थ बनकर के उस समस्या को देखा जाए। रॉबिन्स ने मनुष्य के व्यवहार को बहुत अधिक विवेकशील मान लिया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य बहुत सोच विचार करके कार्य करता है और अपने आप अपने कम महत्व की आवश्यकताओं को किनारे कर देता है और अधिक महत्व की आवश्यकताओं पर व्यय करता है, जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जबकि आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति कोई इतना विवेकशील प्राणी नहीं है कि वो बिल्कुल एक एक चीज को तराजू की तरह तौल करके काम करे। कभी कभी वो नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण कम महत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता, अधिक आवश्यकताओं की महत्व की चीजों को छोड़ देता है। इन्होंने अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समकक्ष माना है, जो कि गलत है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान के जितने भी नियम होते हैं वो बिल्कुल तटस्थ होते हैं, केवल सैद्धांतिक होते हैं। जबकि अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान भी है, इसमें मानव के कार्य क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समकक्ष रखना सही नहीं है। आर्थिक समस्या का जो जन्म है वो दुर्लभता से नहीं होता, ऐसा आलोचक मानते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि दुर्लभता के कारण ही, सीमितता के कारण ही आर्थिक समस्या का जन्म होता है, जबकि आलोचक कहते हैं कि सीमितता के कारण नहीं बल्कि प्रचुरता के कारण जन्म होता है। क्योंकि 1930 में जो विश्वव्यापी मंदी आई थी, उस समय जो आर्थिक समस्या आई थी वो सीमितता या दुर्लभता के कारण उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण वस्तुओं की प्रचुरता हो गई थी और इसके कारण से आर्थिक समस्या का जन्म हो गया था। आलोचक कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए केवल निगमन प्रणाली को मान्यता देना अनुचित है। रॉबिन्स ने आर्थिक निष्कर्षों के लिए निगमन प्रणाली को महत्व दिया है, आगमन प्रणाली को इन्होंने महत्व नहीं दिया। जबकि अगर हम वास्तविक और व्यावहारिक निष्कर्षों पर पहुंचना चाहें तो हमें दोनों का अध्ययन लेकर के चलना पड़ेगा। दोनों प्रणालियों का अध्ययन करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आगमन और निगमन दोनों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए आलोचक कह रहे हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा यद्यपि व्यवहारिकता के नज़दीक है, परिभाषाओं को वैज्ञानिक रूप दे रही है, लेकिन कुछ कमियां हैं। यदि उनको दूर कर दिया जाए तो ये परिभाषा एक वैज्ञानिक परिभाषा बन सकती है। इसके बाद इच्छाओं के लोभ संबंधी परिभाषा आती है, जो कि भारतीय दर्शन से प्रभावित है। जे.के. मेहता की परिभाषा है। वो कहते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। चूँकि ये भारतीय अर्थशास्त्री थे, इसलिए इनकी परिभाषा में
ऐसे मानवीय आचरण को वरीयता दी गई थी जो इच्छाओं को संतुष्ट न करे बल्कि धीरे धीरे इच्छाओं को कम करते हुए इच्छा रहित अवस्था में पहुंच जाए। उसी को इन्होंने एक निर्वाण की स्थिति या मोक्ष की स्थिति को माना था। इनकी परिभाषा की मुख्य विशेषताएं क्या है कि अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में है। जेके मेहता कहते हैं व्यक्ति अगर सुख चाहता है तो इच्छाओं को घटाए, क्योंकि व्यक्ति का सुख इच्छाओं को अधिक करने में नहीं है बल्कि इच्छाओं को कम करने में है। यदि आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो इच्छाओं में कमी करके ही आप वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को ही इन्होंने आर्थिक समस्या कहा है। रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या को कहा है, इन्होंने इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को आर्थिक समस्या कहा है, क्योंकि इसी से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। जेके मेहता की परिभाषा में एक विशेषता और है, अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। जेके मेहता ने संतुष्टि और सुख के बीच में भी अंतर स्पष्ट किया है। संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर लेता है, लेकिन सुख का अनुभव कब होता है जब आवश्यकताओं को घटा देता है, शून्य कर देता है, तब उससे सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इच्छाओं आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तो तुरंत दूसरी का अनुभव होता है, फिर उसको संतुष्ट करते फिर दूसरी आ जाती है। लेकिन सुख कब होता है कि जब हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, समाप्त कर देते हैं, मेरा जीवन उन इच्छाओं से परे हो जाता है, तब हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज, इच्छाओं के चुनाव की समस्या। जब मनुष्य यदि इच्छाओं की पूर्ति करेगा तो बार बार उसे चुनाव करना पड़ेगा कि अब ये इच्छा है, इसको पूरा कर लिया, अब ये इच्छा आ गई, इसको पूरा करना है। लेकिन अगर आप इस चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, इच्छाओं का परित्याग करना पड़ेगा, तो आप इस चुनाव के चक्रव्यूह से मुक्ति पा जाएंगे। मानव व्यवहार का अध्ययन किया है। जेके मेहता जी ने अपनी परिभाषा में एक ऐसे मानव व्यवहार का अध्ययन किया है जो कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, जैसे कि मस्तिष्क की बेचैनी, मानसिक असंतुलन। ये ऐसी दशाएं हैं जिनमें व्यक्ति को बेचैनी और पीड़ा का सामना करना पड़ता है, और ये कब अनुभव होता है कि जब वो आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यदि आपको लग रहा है कि हमारे पास साइकिल है, दूसरे के पास मोटरसाइकिल है, तो आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, और जब तक आप खरीद नहीं लेंगे, जब तक आप उसको संतुष्ट उस आवश्यकता को नहीं करेंगे, तब तक आपको बेचैनी रहेगी। आप अपने पड़ोसी के साथ सामना नहीं कर पाएंगे, आपको हीन भावना का शिकार होना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर आपको मानसिक पीड़ा और बेचैनी का अनुभव होगा। इसलिए आवश्यकताओं और साधनों के बीच में जो अंतर रहता है, मनुष्य अपने व्यवहार से इस असंतुलन को दूर कर सकता है। मानसिक संतुलन। मनुष्य हमेशा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने का पूरा प्रयास करता है। वो दो तरीके अपनाता है। बाह्य प्रभावों से अपने को अलग करके कर सकता है। इसके लिए मस्तिष्क को बहुत शिक्षित किया जाए कि उस पर बाहरी चीज़ों का प्रभाव ना पड़े। बाहरी शक्तियों में जो मस्तिष्क को असंतुलन में लाती हैं, उसमें पारस्परिक सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए। तो इस तरह की परिभाषा जो जेके मेहता ने दी है, उसमें उस मानसिक संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया गया है कि मनुष्य किस तरह से बाहरी प्रभावों से, प्रदर्शन प्रभावों से, दूसरे की चीज़ों को देख करके अपने मानसिक संतुलन को न खोए और उस संतुलन में बना रहे। इसको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे बनाए रखा जाए, ये इनकी परिभाषा में बताया गया है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यदि जेके मेहता की परिभाषा को हमने मान लिया तो इच्छा रहित मानव की कल्पना वो निराधार है। यानी जेके मेहता ने अपनी परिभाषा में जो इच्छा रहित मनुष्य की कल्पना की है, अधिकतम सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने इच्छाओं के अंत की बात की है, इच्छाओं के परित्याग की बात की है। इससे तात्पर्य है कि प्रोफेसर मेहता इच्छा रहित मानव की कल्पना करते हैं, जो कि संभव नहीं है। यदि व्यक्ति कोई सन्यासी भी हो जाता है, सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है, तो भी वो इच्छा रहित नहीं होता है। इसलिए ये इच्छा रहित मानव एक कल्पना लोक की बात है, व्यवहारिक जगत की नहीं है। प्रोफेसर मेहता के विचार स्वविरोधी भी हैं। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा में ही अपने विनाश के बीज बो दिए हैं। वे आवश्यकताओं का अंत चाहते हैं,
यदि आवश्यकता विहीनता स्थिति को प्राप्त कर लिया जाए तो आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। यानी अगर देखा जाए तो आर्थिक जगत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देगा तो उत्पादन बंद हो जाए। जब वो डिमांड ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और जब उत्पादन बंद हो जाएगा तो सारी आर्थिक गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। तो इनके विचार स्वविरोधी हैं। तीसरी चीज, अधिकतम संतुष्टि की धारणा गलत है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि है। ये इनके कथन में विरोधाभास है कि एक ओर तो वो आवश्यकताओं को कम करने की बात करते हैं, दूसरी ओर अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं। जब हम आवश्यकताओं को कम कर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसे में अधिकतम संतोष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम साइकिल से मोटरसाइकिल की तरफ देख रहे हैं, उसकी इच्छा रख रहे हैं, और अगर हम उसको नहीं प्राप्त करते हैं तो हमको मानसिक आघात सहना पड़ेगा। जिसके पास बाइक है, जब उसको हम देखेंगे तो बार बार हमें कष्ट होगा, तो हम संतोष की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिकतम संतोष के लिए अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति का होना भी आवश्यक है। जेके मेहता जी ने अर्थशास्त्र को धर्म और दर्शन के साथ जोड़ा है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र पूरी तरह से एक भौतिक क्रियाओं से संबंधित विज्ञान है, जबकि धर्म और दर्शन पूरी तरह से अभौतिक क्रियाओं से संबंधित है। तो आपस में दोनों का कोई नज़दीक का रिश्ता नहीं है। अर्थशास्त्र को पूर्णतः आदर्श विज्ञान मानना गलत है। प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान माना है, जबकि इसके पहले के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना था, लेकिन इसके साथ साथ आदर्श विज्ञान भी माना था। लेकिन जेके मेहता ने कई स्थानों पर आदर्श विज्ञान भी माना है और वास्तविक विज्ञान भी माना है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना गलत है, लेकिन कहीं न कहीं पर ये उसको आदर्श विज्ञान मानते हैं। इस तरह से प्रोफेसर मेहता प्रोफेसर रॉबिन्स के विचारों की अगर तुलना की जाए तो दोनों में आवश्यकताओं की मात्रा का अंतर है। एक आवश्यकताओं को बढ़ाने के पक्षधर है, एक कम करने के पक्षधर है। दृष्टिकोण में अंतर है। रॉबिन्स काल्पनिक मनुष्य की अपेक्षा यथार्थ मनुष्य की कल्पना करते हैं, जबकि प्रोफेसर मेहता का दृष्टिकोण काल्पनिक दृष्टिकोण हो जाता है। इस प्रकार से दोनों के बीच में अंतर है, लक्ष्य का अंतर है। रॉबिन्स मानव लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि को पूर्व निर्धारित मानते हैं, जबकि जेके मेहता लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है, व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान न होकर आदर्श विज्ञान है। प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं, जबकि प्रोफेसर मेहता आदर्श विज्ञान मानते हैं। इसके साथ साथ एक विकास केंद्रित परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन की है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे अर्थशास्त्र का विकास होता है, वैसे वैसे अनुसंधानों के माध्यम से, खोज के माध्यम से, विस्तार परक परिस्थितियों के माध्यम से उत्पत्ति के साधनों का विस्तार किया जाता है। तो उनकी परिभाषा विस्तारवादी परिभाषा है। इस प्रकार से आज हमने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में विस्तार के साथ बताया कि किस तरह से अर्थशास्त्रियों की संख्या से ज़्यादा उनकी परिभाषाएं निकल करके आती हैं, उनके विचार निकल करके आते हैं। धन संबंधी परिभाषा रॉबिन्स एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल पिगू के द्वारा दी गई है। चुनाव पर आधारित दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। आवश्यकता विहीनता या इच्छा रहित अवस्था की परिभाषा प्रोफेसर जेके मेहता के द्वारा दी गई है। विकास केंद्रित परिभाषा प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। विकास के क्रम के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को इन 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो आज आपको विस्तार पूर्वक अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बताया कि किस तरह से अर्थशास्त्र परिभाषित किया जा सकता है। इस पर कुछ प्रश्न भी बनते हैं कि अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। इसमें आपको जो उपयुक्त लग रही हो वो दे सकते हैं। धन संबंधी विज्ञान है, ये इसमें एडम स्मिथ की परिभाषा लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र की मार्शल की परिभाषा, ये स्पष्ट रूप से मार्शल की कल्याणवादी परिभाषा को लिखिए। रॉबिन्स की परिभाषा, ये आर्थिक समस्या जो चुनाव पर आधारित है, असीमित आवश्यकता सीमित संसाधन की परिभाषा पर लिखिए।
रॉबिन्स और मार्शल की परिभाषाओं की तुलना कीजिए। लक्ष्य पर आधारित है, कल्याण पर आधारित है, इच्छा रहित मानव की कल्पना की, इच्छा रहित मानव की को सोचना कल्पना मात्र है। इन सब के आधार पर दोनों की तुलना की जा सकती है। बहुविकल्पी प्रश्न है आपके सामने, आप देख रहे हैं। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान कैसा है? धन का है। कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? मार्शल ने दी है। किस अर्थशास्त्री ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया है? मार्शल ने। राजनैतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान सबसे अधिक विचित्र और सबसे कम विश्वसनीय, ये किसका कथन है? ये रस्किन का कथन है। मूल समस्या चुनाव की समस्या, ये किस अर्थशास्त्री की परिभाषा से संबंधित है? रॉबिन्स की परिभाषा से है। इच्छाओं के लोभ संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक थे प्रोफेसर जी.के. मेहता। तो आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि परिभाषा कितने वर्ग हैं और किस अर्थशास्त्री के द्वारा किन किन परिभाषाओं के माध्यम से हम वर्गीकृत कर सकते हैं और परिभाषाओं को कितने वर्गों में बांट करके किस अर्थशास्त्री के द्वारा कौन सी परिभाषा परिभाषित की जा रही है, इस पर विचार किया गया।